और घूम फिर के फिर आप, क्योंकि जब होता है नया नया जोश होता है तो नया नया जोश में आप होश को संभालते हुए काम तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त आता है कि जब वो जोश आपका ठंडा भी पड़ता है और फिर सर्कुलम उसी तरह से तैयार हो जाता है। देखिए, यह 2-3 बातें हमें समझनी होगी। अभी जैसे अभी आप कई बार और कई पैनलिस्ट ने कहा सरकार की मंशा, तो सरकार की मंशा जो दिखा रही है और जो रही है और जो रहने वाली है, उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस की है, अच्छी बात है, जीरो टॉलरेंस की बात है। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। एक मिनट संदीप जी, लेट मी क्लियर माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूँ, उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ वो उनकी नीति है जी, हाँ उनकी नीति है, लेकिन वो नीतियों पे काम नहीं करते हैं ना, हम इसीलिए तो बता रहे हैं ना, उसी बात को रखने के लिए तुम बैठे हैं। देखिए, बात के स्टार्टिंग हुई हमारे, इसका मतलब आपको पता है कि सरकार की, बीजेपी सरकार की मंशा क्या है? जी बिल्कुल, वो उसी चोर की तरीके है। भैंस बोलते हैं, घंटी दूसरी तरफ जाती है, भैंस दूसरी तरफ जाती है। आप देखिए, ये आप स्टार्टिंग पहली सरकार बनी, एंटी रोमियो जो है, जो अवैध मीट का व्यापार था और क्या क्या उसमें बहुत सारी चीजें थी, खूब कार्रवाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, संगीत सोम को 5,000 गाय काटने का लाइसेंस, जानवर काटने का लाइसेंस मिला। गाय नहीं, जानवर काटने का लाइसेंस मिला। ये इनकी सच्चाई है। ये करते कुछ है, दिखाते कुछ है। हम इसी पे बात अपनी रखना चाह रहे हैं। अभी बात आई तीसरी आंख। तीसरी आंख होता कौन है? लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है हमारी पत्रकारिता, और जो है विधायिका में विपक्ष। आज विपक्ष को प्राथमिकता दी जा रही है, ना उसको सुना जा रहा है, ना पत्रकारिता को सुना जा रहा है, ना उसको गंभीरता से लिया जा रहा है। वो कोई अगर जो है पक्ष उठाता है तो उसके ऊपर पत्रकारों के ऊपर मुकदमा होता है। आप देखिए, कई वीडियोज आए, यहाँ तक कि विद्यालय के आए, उसमें नमक की बात उठाई, उसमें खराब खाने की बात उठाई, वो जेल गया। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। तो जो तीसरी आंख की बात है, तीसरी आंख राजाओं का जमाना तो है नहीं, बिल्कुल सही है चतुर्वेदी जी ने कहा। ये जमाना जो है वो पत्रकारिता के माध्यम से आता है। समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और विपक्ष बताता है। पक्ष तो बताएगा नहीं, अधिकारी बताएंगे नहीं। अभी जिस तरीके से बात हो रही है, तो ये इसको गंभीरता से लेना होगा। सरकार इसमें अक्षम रही है अब तक, आगे आशा है कि इसमें। अच्छा संदीप जी, इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं कहूं कि एक वर्ड में आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल, तीसरी आंख को जो है पत्रकार, तीसरी आंख को गंभीरता से लीजिए आप, जो आप नहीं ले रहे। आप उसके बाद आ जाते हैं खनन की बात। खनन की बात हुई कि खनन के लिए हटा दिया गया एक अधिकारी को। वाह भाई, बहुत बढ़िया, नींद कम से कम सो के आप जगे। और लेकिन जगते इस तरीके से हैं। आशीष सागर बांदा के एक पत्रकार हैं, आशीष सागर दीक्षित जी, लगभग उनको गैंगस्टर बना दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो खनन, अवैध खनन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। और उसमें भाजपा के नेता और इनके समर्थित बड़े बड़े व्यवसायी लगे। उनको, एक सीधे साधे आदमी को गैंगस्टर बना दिया गया। अभी 16 मार्च की रिपोर्ट है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी मंशा है, ये इनकी दोहरी नीति है, जो जीरो टॉलरेंस की बात है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं। आप घोटाले की बात कर रहे हैं, घोटाले की बात, पीएफ घोटाले की बात हुई बिजली विभाग में। आप बताइए, श्रीकांत शर्मा जी को आपने हटा दिया, अच्छी बात है। अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक? आप पहली बात तो उसको घोटाला मान ही नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछली सरकार का है, इनका है, उनका है। और अगर था नहीं तो श्रीकांत शर्मा जी को आपने क्यों हटाया? और अगर श्रीकांत शर्मा जी हटे तो वो जो सचिव थे वो जेल कब जाएंगे? वो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? एक और घोटाले की बात कर लेते हैं। बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारे पेपर लीक हुए। डी हाउस ब्रजेश मिश्रा जी का इतिहास क्या रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हर एक अच्छा अधिकारी उनको जानता है, और हर भ्रष्ट अधिकारियों के बीच में तो पॉपुलर है ही है। ये मैं कोई निजी आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है संदीप जी, अपनी बातों को कंक्लूड करिए, अपने बातों को कंक्लूड करिए। देखिए, मैं एक टॉपिक पे जवाब दे रहा हूँ, एक टॉपिक पे रख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। और हमारे पैनलिस्टों ने काफी समय लिया है, मैं सिर्फ 5 मिनट बोल रहा हूँ। देखिए, ब्रजेश मिश्रा जी की जहां तक बात है, उनको सस्पेंड थे, उसको फिर से कौन लेके आता है ये बताने की जरूरत नहीं, आप ही लेके आते हैं। तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति क्या है और किस तरीके से आप लड़ना चाहते हैं, ये भी समझ में आता है। इसलिए दोहरी नीति को छोड़कर सरकार को चाहिए कि आपको जनता ने फिर से मैंडेट दिया है, आप उसको गंभीरता से दिखावा मत करिए, सनसनी मत पैदा करिए।
आप सनसनी पैदा करके, आपके भाजपा का तरीका सनसनी पैदा करके माहौल को दबा देना, जो मौजूदा समस्या है उसको खत्म कर देना। देखिए आज जिस तरीके से लगातार, अच्छा मुझे एक बात और नहीं समझ में आती संदीप जी, आरोप तो ऐसे लगाए जाते हैं जैसे लगता है कि कांग्रेस और सारी जगह पर, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में सबके सफेद कुर्ते बिल्कुल व्हाइट ही हैं, बिल्कुल छींटे नहीं है। आरोप आप लोग इस तरह लगाते हैं कि एक्शन, अगर कोई अच्छा रिएक्शन भी होता है, मतलब अल्टीमेटली तो मोटिव यही होता है ना आप सभी राजनेताओं का कि अगर आप चुन के आए हैं तो जनता के ऊपर विश्वास रहे और जिस प्रदेश में रहें उस प्रदेश को आगे बढ़ाएं, इकोनॉमी में भी, जीडीपी में भी, लिटरेचर में भी, मतलब एजुकेशन में भी, हर जगह, हर क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद देखिए हम विपक्ष में हैं, हम जो जनता के बीच में देख रहे हैं, हमने भी यही बात कही ना कि हमारा ये हक है। अगर जो सच्चाई है, मैंने जितनी बातें कही है तार्किक कही है, उदाहरण सहित कही है, कोई इधर उधर से ऐसे आरोप नहीं लगा दी। चलिए ठीक है, हमने सारी बातें तार्किक रखी। मैं हरीश जी से रिएक्शन ले लेती हूं। एक बात कह के अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। अभी जिस तरीके से जो है बात हो रही है भ्रष्टाचार और उसके लड़ने के खिलाफ, ये इतना बड़ा सनसनी पैदा करके जिस तरीके से ये जीत का जश्न मना रहे हैं और 7 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और 10% आज से टोल टैक्स बढ़ जा रहा है, तो कृपया महाराज इस तरफ भी ध्यान दीजिए। सनसनी पैदा करके मूल समस्या को आप जो है डाइवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है हरीश जी, आरोप बहुत ज्यादा लग गए और एक लाइन में मैं बता दूं जो आरोप लगे हैं वो कि समय और परिस्थिति देखकर और प्रेशर कहीं और से बिल्ट किया जाता है जब आप एक्शन लेते हैं। देखिए अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों को मैं क्या कहूं, वो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से स्वतः में हॉस्टाइल है, उसी तरीके से जो कांग्रेस के मित्र जो इस तरह की बहसों में, जो डिबेट में बात कहते हैं, उसके भी पीछे वही बात नज़र आती है। कोई भी सरकार द्वारा अगर कदम सकारात्मक दृष्टि के लिए उठाया जा रहा है, एक अच्छी तरफ एक कदम उठाया जा रहा है, एक अच्छी पहल की जा रही है, तो उसका सबको स्वागत करना चाहिए। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को दर्द दे रही है। अच्छा एक चीज और है, ऊपर से लेके नीचे तक की तकलीफें सब भोग रहे हैं। चलिए संदीप जी, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए हरीश जी, मेरा एक सवाल भी है कि आप लोग जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिस बीमारी ने जड़ बना लिया है, वो पैदा कहाँ से हुई हरीश जी? पैदा हम ही लोगों के बीच से हुई। हाँ, वो बीमारी तो हम ही लोगों के बीच से पैदा हुई, इसी समाज से पैदा हुई। तो और उसको दूर करने के लिए अगर कोई ईमानदारी से प्रयास कर रहा है तो उस पे, अभी एक साहब ने जो संदीप जी के पहले पूर्व वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि इसके लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत, एक मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है। निश्चित रूप से उस बात से तो मैं सहमत हूं, लेकिन ये जो ईफ एंड बट लोगों का होता है कि साहब वो प्रथम चरण जो सरकार का पहला कार्यकाल था उसमें क्यों, अरे भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने अधिकारियों कर्मचारियों और वो कलेक्टर रहे हों, एसपी रहे हों, या किसी रैंक के अधिकारी रहे हों, सभी स्तर पे कड़ी कार्रवाई आदरणीय योगी जी की सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया, लोगों को नौकरी से बाहर करने का काम किया। तो जब एक सकारात्मक कदम, एक निर्णय सरकार ले रही है और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कदम उठा रही है, नहीं तो मुझे नहीं लगता, इसका जवाब मुझे लगता है कि आरके साहब अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन मैं जो लगता है हरीश जी, आपने ये कहा कि सभी लोग उतने पीड़ित हैं। ठीक है, अगर आरके साहब इसका रिस्पांस अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन ही क्या अल्टीमेटम सोर्स है? आप सही ढंग से अगर किसी स्ट्रक्चर को सही करना है तो आरके जी, कि आप इंसान को सस्पेंड कर दीजिए, उसको तबादला उसका कर दीजिए, तो उसके बाद स्ट्रक्चर जो करप्टेड है वो सही हो जाएगा। आरके साहब देखिए मैडम, सस्पेंशन कोई अंतिम विकल्प नहीं। मैंने पहले भी ये कहा कि सस्पेंशन तो ब्रह्मास्त्र है। करेक्ट, ब्रह्मास्त्र उस समय छोड़ा जाना चाहिए, मतलब जब उसके सामने उस तरह का लक्ष्य हो और उसका पूरा इकट्ठा मैसेज आता हो। ठीक है, सस्पेंशन से एक मैसेज जाता है, लेकिन खाली सस्पेंशन ही विकल्प नहीं है। आपको हमेशा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। वो नौबत क्यों आई कि किसी को सस्पेंड करने की जरूरत पड़ी? आपकी तैयारी उस पे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए
सस्पेंशन ये जरूर है कि किसी की आकस्मिक रूप से हुई लापरवाही में एक मैसेज तो नीचे भेज दे ही देता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सस्पेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सस्पेंशन के आगे भी सोचना चाहिए, क्योंकि सस्पेंड होगा 6 महीने 8 महीने बाद बहाल हो जाएगा, फिर कहीं पोस्ट हो जाता है, तो व्यवस्था नहीं सुधरती, वो आदमी फिर किसी जगह चला गया, फिर कुछ करेगा वो। तो जैसे मैं हमेशा मूल प्रश्न पे कायम हूँ, अपने मूल सुझाव पे कायम हूँ कि व्यवस्था के सुधार का प्रयास होना चाहिए और अच्छा खासा समय है। आर के साहब एक चीज और, हरीश जी ने एक चीज और कहा कि वो पुलिस ही होती है जहां पर जो इश्यूज होते हैं, मामले, वो सबसे पहले वहीं पे आते हैं। तो अगर वो इश्यूज मामले थाने में ही अगर सॉल्व कर दिए जाएं तो हमको डीएम अपर लेवल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या ये प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि जनरली अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो जनता, अगर मैं भी जाती हूँ रिपोर्ट लगाने के लिए तो 10 बार हमको जाना पड़ेगा एक ही काम के लिए, 10 बार। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वहां पर लोगों की कमी है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, उसको नियुक्ति, उसको सॉल्व करने के लिए वहां पर पुलिस अधिकारियों की कमी है या पुलिस स्टाफ की कमी है, वहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है? प्रॉब्लम्स किन किन लेवल पर आ रही हैं जिस वजह से इसको बढ़ावा मिल रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार को? या फिर नियत की बात करें कि नियत ही नहीं साफ है लोगों की? आप आर के साहब देखिए मैडम, अब तो कोई कह नहीं सकता कि पुलिस बल की कमी है। पिछले 4 साल 5 साल में लगभग 1.5 लाख से ऊपर पुलिस के कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, और हम लोगों के ज़माने में जहां जितने लोग एक थाने में तैनात होते थे, 14-15 आदमी की स्ट्रेंथ होती थी, आज आप किसी इंपॉर्टेंट चौराहे पे चले जाइए तो वहाँ भी 14-15 लोग खड़े मिल जाएंगे। तो संख्या बल नहीं है, मेन चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। बीट का सिस्टम होता है, बीट में कुछ होता है तो बीट कांस्टेबल जिम्मेदार ठहराया जाए, मतलब पूरा बना हुआ सेटअप कंप्लीट है। हमें उस सेटअप को लागू करना है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। मेरी राय में पुलिस का लोग कहते हैं कि हमने ये मॉडर्न पुलिसिंग कर दी, ये हमने पब्लिक ओरिएंटेड पुलिसिंग कर दी। मेरी राय में अगर कोई रिक्शे वाला अपनी समस्या लेकर के थाने पे चला जाए, उसको बिना 4 बात सुने थाने की दीवान जी तक एंट्री मिल जाए, उसकी कागज ले ली जाए और समाधान हो या न हो, एक आदमी उसके साथ मौके पे चला जाए, मेरी समझ में पुलिस का राम राज्य तो यही। रह गई बात अवेलेबिलिटी ऑफ पुलिस की, तो इसमें सरकार की योजना डायल 112 की है। जो सबसे बड़ी समस्या पुलिस के बारे में होती है कि पुलिस देर से पहुंचती है, तो डायल 112 की सेवा बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है। अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि उसने 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन किया और पुलिस पहुंची नहीं। पुलिस पहुंच करके अटेंड करती है। बस खाली आवश्यकता इस बात की है कि आप बेसिक यूनिट को सशक्त करिए, और उसके लिए जरूरी है कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि भाई इस बीट में ये गड़बड़ हुई तो ये सिपाही सवाल और है कि ये भी सुनने में आता है कि अगर ऑफिसर ऑनेस्ट है या वो एक्शन लेना चाहता है प्रॉब्लम्स पर, दिक्कतों पर, तो उसके ऊपर के ऑर्डर्स भी तो होते हैं जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। मैं 35 साल पुलिस की नौकरी किया हूँ, 14 जिलों में एसपी एसएसपी रहा हूँ। अगर मेरी नीयत साफ है तो अगला जो हमारे ऊपर दबाव देने वाला है, तो फिर सर आपका तबादला कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से आप पूरी बात तो मैडम नहीं, आप पूरी बात सुनिए। मेरे ऊपर जो दबाव देने वाला आदमी है वो भी जानता है कि मैं किस लिमिट तक उसका दबाव, उससे बढ़ करके कोई दबाव नहीं देता। मैं हर सरकार में रहा हूं, मैं कोई आत्मश्लाघा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बीजेपी की सरकार में एसपी सिटी गाजियाबाद, एसपी सिटी नोएडा रहा हूं। मैं मायावती जी की सरकार में एसएसपी नोएडा, एसएसपी मथुरा, एसएसपी सहारनपुर रहा हूं। मैं अखिलेश यादव जी की सरकार में एसएसपी लखनऊ और डीआईजी लखनऊ रहा हूं। तो अगर आप काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इसमें मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, कि ब्यूरोक्रेसी का आदर्श इंडिविजुअल नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी का आदर्श हमेशा से मैं भीष्म को ब्यूरोक्रेसी का आदर्श मानता हूँ। क्यों? निष्ठा मेरी राज सिंहासन से है। राज सिंहासन से मतलब किसी इंडिविजुअल से नहीं है। जो हमारे लिए हमारी आईपीसी, हमारी सीआरपीसी, हमारा एविडेंस, हमारा संविधान, वो हमारा सिंहासन है। हस्तिनापुर के सिंहासन से निष्ठा है, उस पर बैठे व्यक्ति से नहीं है। तो अगर कोई अधिकारी इस भावना के साथ काम करेगा तो निश्चित ही वो लोक कल्याण की भावना करेगा। लेकिन सर मैं बिल्कुल फैक्ट पे बात करूं और ट्रुथ पे, तो आप जैसे ऑफिसर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। हमें ऐसे ऑफिसर्स सोसाइटी में मिलते नहीं हैं।
और अगर फैक्चुअल बात करें, अगर चतुर्वेदी साहब की तरह ही सारे ऑफिसर्स हो जाएं तो इस बात पे तो हम डिस्कशन ही ना करें, और ना सरकार को भ्रष्टाचार या अपराध की अगर हम बात करें या अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो उस पर किसी को सस्पेंड करना भी पड़े। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे डिस्कशन तो इसीलिए कर रहे हैं कि जो इंटेंशन है वो तो इंटेंशन ही गलत है ना लोगों की, ये भी है ना। अब आप अधिकारी बन गए हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, उस विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व अगर आपको दिया गया, लेकिन आप अपने दायित्व को नहीं समझते हैं। अब मैं आपको सही बताऊं सर कि मैं बहुत रिपोर्टिंग करने के बाद मैंने शिक्षा विभाग को देखा, और हरीश जी मेरा भी आपसे भी ये सवाल है, चतुर्वेदी साहब से भी सवाल है, आपका शिक्षा विभाग जितना करप्टेड मुझे लगा, मुझे लगता है इतना डिपार्टमेंट 5 साल में और कोई करप्शन के कगार पर है। आपके जितने अधिकारी हैं, चाहे वो सरविंद, मैं नाम भी ले रही हूँ, सरविंद विक्रम साहब हो, एसपी बघेल साहब हो, जो अनामिका सिंह जी नहीं आई हैं वो देख लीजिए, कृष्णा साहब को देख लीजिए, उठा के आप सारे अधिकारियों से देख लीजिए। 5-5 साल बच्चे वहां पर धरने पे धरना देते हैं। पीएनपी प्रयागराज में देख लीजिए, ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है बच्चों की कि वो बात तो करें। आपके ऑफिसर्स बात तक नहीं करते हैं, बात तो छोड़ दीजिए कि रिपोर्ट आगे तक क्या पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि सरकार तक आपके अधिकारी रिपोर्ट भी सही ढंग से नहीं पहुंचाते हैं, तभी तो 5-5 साल आपकी नियुक्तियां लटकी रही। अब 1,37,000 की जो हम नियुक्ति की बात करते हैं वो अभी तक लटकी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि 6 महीने की क्रमागत भर्तियां उसको पूरी की जाए, लेकिन आज तक वो भर्तियां लटकी हुई हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपका एजुकेशन विभाग जो बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस जिसकी है, वो उसके अधिकारी, उनके इंटेंशंस खराब हैं, वो प्रेशर में है मंत्रियों के, आई डोंट नो कि क्या रीजन है, लेकिन रीजन है और जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है आर के साहब। देखिए मैडम, आप फिर मेरी बात को सपोर्ट कर रही हैं और आपका सवाल भी मेरी बात के सपोर्ट में ही है। सपोर्ट में रहेगा ना, जो ऑनेस्ट व्यक्ति है उसके सपोर्ट में ही रहेगा। बेसिक बात करनी, मैं अपनी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जरूरत, देखिए सरकार के पास पूरे 5 वर्ष का समय है और सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना करके लॉन्ग टर्म उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। तो हमें 0 लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी कि हम, आपने जिस विभाग का नाम लिया मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हर विभाग की कमियों को पकड़िए, उसमें दुरुस्त करिए और आखिरी आदमी को, सोसाइटी के आखिरी आदमी को सुविधा किस तरह से मिलेगी, रिसर्च इस पे करने की ज़रूरत है। उस रिसर्च को करिए, उस रिसर्च के इम्प्लीमेंटेशन करिए। अब क्या हुआ, पीछे हुआ, कौन भ्रष्ट था क्या नहीं था, उसमें नहीं। अब सरकार के पास एक बड़ा हॉरिजन है, 5 साल का समय है, सक्षम है, वे कर सकते हैं। ठीक बात है हरीश जी, बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह आप कहते थे कि दूसरे सरकार में 1 रुपए दिए जाते थे, लेकिन पहुंचते लोगों के खाते में 15 पैसे पहुंचते थे, लेकिन आपकी सरकार आई तो 1 रुपए आप डालते हैं तो 1 रुपए अकाउंट में पहुंचते हैं। तो इस पर आपने काम किया ना, तो उसी तरह आप अदर डिपार्टमेंट्स पे भी तो काम कर सकते हैं। और बात बिल्कुल सही कही चतुर्वेदी साहब ने कि आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको अपनी तीसरी आंख इस प्रकार से सेट करनी पड़ेगी कि जो रिपोर्ट आप तक आए वो सही ढंग से आए और जो लास्ट व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति, उन तक सही चीज पहुंचे। हरीश जी, निश्चित रूप से देखिए, जो चतुर्वेदी साहब ने बात कही और जो बात आप कह रही हैं, सरकार सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में लगातार सतत प्रयत्नशील है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए, इस पे लगातार सरकार सोच भी रही है और काम भी कर रही है। ये बात अवश्य है कि ये सिस्टम का जाल इतना बड़ा है, चतुर्वेदी साहब उस सिस्टम में रहे हैं तो वो इनसाइडर रहे हैं, तो बहुत